चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को शामिल करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एग्री मार्केट में क्या करें। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। दीपेन शाह हमारे साथ हैं steven.com के, और हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर, और आपको व्यू भी दे दिया गया। सोने के लिए अगर कुछ ट्रिगर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कॉमेक्स पर सोना $2323 के पास है। गोल्ड माइनर पॉलीमेटल इंटरनेशनल की तरफ से खबर आ रही है कि वो उत्पादन बढ़ाएगा, 2029 तक अपने उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य है। सेंट्रल एशिया में अधिग्रहण के जरिए उत्पादन बढ़ाने की योजना है, और चीन के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीदारी को मई में रोका है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने में हल्की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। भाभी जी, आपका क्या व्यू बन रहा है सोने में? ये जो तेजी हल्की आज दिखाई दे रही है, इसमें बिकवाली करने की सलाह देंगे या फिर पोजिशनल व्यू आपका भी खरीदारी की तरफ का ही होगा? गुड मॉर्निंग पूजी। देखिए, पोजिशनली अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे है तो यस डेफिनेटली खरीदारी, बट यहाँ पे मुझे भी नहीं लग रहा है कि बाय करना चाहिए। इनफैक्ट इंट्राडे मुझे लग रहा है सेलिंग करना चाहिए। देखिए, जो यूएस के महंगाई के डेटा है वो काफी वीक आए, एक्सपेक्टेशन से वीक आए थे, बट एफओएमसी की जो मीटिंग है ये उसमें आके आया है कि एक्चुअली जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2 रेट कट, शायद एक ही रेट कट हो सकता है और 4 रेट कट नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं। तो ये काफी नेगेटिव साइन है गोल्ड और सिल्वर के लिए। और कल हमने देखा कि पीपीआई का जो डेटा है वो भी वीक आया इन्फ्लेशन के जैसे ही, बट उसके बावजूद भी हमने देखा कि मार्केट में कोई बड़ी बाइंग हुई नहीं है। इनफैक्ट वो डेटा पॉजिटिव था गोल्ड और सिल्वर के लिए, उसके बावजूद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो क्लियरली यहाँ पे भी मार्केट यही फोकस कर रहा है कि जो फेड है अभी कोई ब्याज दर है वो कट नहीं करेगा एटलीस्ट इन नियरसेबल फ्यूचर। सितंबर या दिसंबर में ही कट कर सकता है। तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी दोनों में हमने तेजी देखने को मिली, जो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए वीक है। तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि अगर कोई उछाल आता है तो बेच के ही चलना सकते थे। गोल्ड अगस्त 71,450 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 71,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,700 का। बट जब 70,000 के करीब अगर एक बार गोल्ड आ सकता है तो मुझे लग रहा है वहां पे थोड़ी बहुत बाइंग करनी चाहिए। बट अभी फिलहाल तो शॉर्ट की रिकमेंडेशन ही मैं दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो रणनीति बनानी चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो बिकवाली करके ही चलिए। चांदी में भी बिकवाली करने की सलाह आपको दी जा रही है। सोना 71,450 के पास मिले तो बिकवाली करके चलिए। टारगेट 7100 का होगा, स्टॉप लॉस भी आपका उसी लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस भी लगा दीजिए। भाभी जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है? क्रूड पर आप भी तेजी देख रहे हैं और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की सलाह देंगे? आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि अभी भी लिमिटेड अपसाइड बाकी है। देखिए, 6700 से हमने 6000 की एक डाउनसाइड रैली देखने को मिली, क्योंकि जो ओपेक प्लस का जो डिसीजन था, जो उन्होंने वॉलेंटरी आउटपुट कट किया था, वो कंटिन्यू जो मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन किया था, बट उन्होंने उसके बाद बोला कि 2025 में ग्रेजुअली थोड़ा कम करेंगे प्रोडक्शन, सॉरी सप्लाई बढ़ाएंगे। तो वो एक नेगेटिव न्यूज था मार्केट के लिए, तो हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद हमने देखा कि नियरली 80% ऑफ जो करेक्शन था वो कवर हो चुका है। आगे जाके आगे देखें तो कोई अभी नेगेटिव ट्रिगर क्रूड के लिए है नहीं, बट अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं है। ये थोड़े रेड सी में जो अटैक हुआ था वो भी थोड़ा एक पॉजिटिव था। मुझे लग रहा है कि 67 से 6800 जरूर से आएगा, बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1 से 2 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, नया कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है। बट यस, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आई थिंक ऑप्शन के द्वारा मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा, जहाँ पे 6500 का कॉल ऑप्शन है 14 जून का, वो अराउंड 40 पे बाय कर सकते हैं 70 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 20 का। ठीक है, तो क्रूड में कुल मिला के कोई बड़ा ट्रिगर नहीं नजर आ रहा है, ना तेजी की तरफ ना बहुत बड़ी गिरावट अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। एक रेंज में ट्रेड करेगा और उसी रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए अगर आपको ट्रेड करना ही है तो क्रूड में। तो ये कुछ लेवल्स आपको बताए हैं। अभी अगर आप एंट्री लेते हैं तो 6700 के लिए ये पोजिशनल कॉल है। 6700 के लेवल्स आ सकते हैं क्रूड में, तो आप तेजी करके चल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर तेजी है तो 6800 तक की आ सकती है। तो एक रेंज में कारोबार होगा। और अगर उसके अलावा आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ऑप्शन में भी आपको सलाह दे दी गई है। 6500 की कॉल ऑप्शन लीजिए, 40 रुपए के आसपास है, और इसमें 70 रुपए का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। तो यह है सलाह क्रूड में, ऑप्शन के जरिए भी आपको रणनीति बता दी गई है। एक क्विकली एक बार भाभी जी से भी सलाह लेते हैं नेचुरल गैस पर, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। भाभी जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है नेचुरल गैस पर?
आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि नेचुरल गैस में थोड़ा वेट करना चाहिए। देखिए अच्छी खासी हमने रैली देखने को मिली और वो एक्सपेक्टेशन था कि यूएस में जो वेदर फोरकास्ट है वो काफ़ी हॉट है जुलाई एंड में, तो उसकी वजह से कूलिंग की डिमांड मिलेगी और वो ऑलरेडी एक फैक्टर इन हो चुका है। अभी आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइसेस है थोड़े करेक्ट हो सकते हैं 235 से 230 के अराउंड। उसके बाद अभी भी अगर फंडामेंटल्स देखें तो पॉजिटिव है, क्योंकि इन्वेंट्री है उनकी कमी है, प्रोडक्शन ऑलरेडी उन लोगों ने थोड़ा कम किया है और एक बार एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा तो आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव है। तो 235 से 232 के करीब अगर आता है तो 225 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, ऊपर का टारगेट 250 रख सकते हैं। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन की वेट कीजिए, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मत कीजिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल एंट्री लेने की कोशिश मत कीजिए नेचुरल गैस में, क्योंकि ये थोड़ा और करेक्ट होगा और 225 के बाद मिले तब आप यहाँ पर एंट्री लीजिए। लेकिन वहां पर भी जो तेजी है वो 250 तक देखने को मिल सकती है, तो ये एक ट्रेडिंग की रणनीति आप ले सकते हैं नेचुरल गैस पर। चलिए यह सलाह मेटल्स पर, लेकिन एक बार भाविक आपकी भी सलाह दीजिए, मेटल्स में आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के लिए? आई थिंक मुझे जिंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है। 280 से हमने 247 की एक करेक्शन देखने को मिला है। आई थिंक उसके बाद देखे प्राइसेस तो 250 से 260 के बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है और अभी मुझे लग रहा है कि आई थिंक ब्रेकआउट है वो थोड़ा इमिनेंट है, तो मुझे जिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के दिन अगर किसी को ट्रेड करना है तो जिंक पे ट्रेड कर सकते हैं अराउंड 257.50, टारगेट रहेगा 260 का और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 255.50 का। पोजिशनली भी किसी को लेना है तो आई थिंक जब तक 250 के नीचे नहीं जाता है तब तक पोजिशनली लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनली टारगेट रहेगा 265 से 268 का। तो ये है सलाह जिंक पर। जिंक में आप ट्रेड ले सकते हैं और लेवल्स भी आपको बताए। अगर जिंक में ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर 257 के पास लीजिए, टारगेट होगा 260 का और स्टॉप लॉस होगा 255 का। तो जिंक में आप खरीदारी का ट्रेड लेके जा सकते हैं। ये है सलाह भाविक जी की तरफ से, और दीपे ने भी आपको एल्यूमिनियम में तेजी करने की सलाह दी। और भाविक जी आपकी क्या सलाह होगी जीरे पर? आई थिंक जीरो में भी ज्यादा करेक्शन एटलीस्ट अगस्त तक तो नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे ही 30,000 के ऊपर आता है तो जो मंडी में माल होता है वो कम हो जाता है। और अभी अगर देखें तो जो अफगानिस्तान है, सीरिया है, टर्की है, उन लोगों का माल अगस्त के बाद आएगा, अगस्त के पहले। तो अगस्त से पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट चाइना का अगर देखें तो वहाँ पे भी माल है, बट हमारा माल कम है। तो डिस्पाइट के चाइना के पास माल है तो वो हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को। तो डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ आई थिंक एक्सपोर्ट डिमांड भी है। तो 30,000 तक मुझे भी लग रहा है अगस्त तक हमें ज्यादा करेक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद हमें पता चलेगा कि बाकी कंट्रीज ने कितने यील्ड हुए हैं, तो उसके बाद फिर शायद जीरो में जो है वो आइदर तेजी होगी या मंदी होगी। बट इंट्राडे या 1 से 2 दिन का अगर ट्रेड लेना है तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ से बाय कर सकते हैं 28,500 के टारगेट के लिए और 26,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, 28,500 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं जीरे में खरीदारी। अब हल्दी की बात करें तो यहाँ पर मुनाफा वसूली का दबाव है। अगस्त फायदा 18,000 रुपए के नीचे। आगे दाम बढ़ने की उम्मीद से किसानों ने स्टॉक रोक दिया है और आगे सप्लाई कमजोर होने की भी आशंका है। उसके अलावा गर्मी के चलते पैदावार पर असर की आशंका है। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि हल्दी में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन भाभी जी ट्रेड कैसे ले टर्मरिक में? आई थिंक ट्रेड पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि ट्रेड बाई करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि अभी मंडी में देखिए माल थोड़ा कम आ रहा है, बट 30,000 के जैसे ही प्राइस आता है तो वहाँ पे थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एफएमसीजी की बाइंग और लोकल बाइंग है वो कम हो रही है। तो आई थिंक 18,000 से 20,000 के एक दायरे में फंस चुका है। आई थिंक नॉर्मल मानसून की वजह से प्राइसेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 20,000 के ऊपर अभी फिलहाल सस्टेन कर पाएगा। बट यहाँ से मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है तो बाई कर सकते हैं यहाँ 18,000 के करीब। 19,000 का टारगेट रख सकते हैं और 17,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो बाई की रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ये है सलाह हल्दी में आपके लिए। इसके अलावा एक खबर भी आ रही है इस बीच, तिलहन में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहा है भारत। एडिबल ऑयल मिशन पर फोकस बढ़ेगा। खाने के तेल में देश में हर साल 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल होता है और अगले 5 साल में इंपोर्ट पर निर्भरता 60% से घटाकर 30% करने का लक्ष्य है। इसमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लावर
इस तरह के कमोडिटीज़ हैं जहां पर कि आत्मनिर्भर बनने की तैयारी में है भारत, जिससे कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर निर्भरता जो है वो थोड़ी कम हो सके। इस खबर को पर आप का क्या टेक होगा भाविक, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? आई थिंक 2021 में ही नेशनल मिशन एडिबल ऑयल का गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और इस बार जो बजट है उसमें भी प्रेजेंटेशन है आई थिंक नेशनल ऑयल सीड मिशन का। ऑलरेडी हमने देखा है कि साउथ में जो ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए थोड़ी यील्ड बढ़ाने के लिए जो फैक्टर है वो शुरू हो गए तेलंगाना आंध्रा में, अभी नॉर्थ में नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2000, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होता, तो आई थिंक 2028-2030 में 57% जो अभी फिलहाल हमारे इंपोर्ट बिल है, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आके 30% हो सकता है। बट उसके अलावा जो इंपोर्ट एडिबल ऑयल है वो भी ड्यूटी कम करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ के फार्मर्स जो है वो इंसेंटिव को उनको इंसेंटिव मिले करने के लिए। आई थिंक एक बैलेंसिंग एक्ट है, तो आई थिंक 3 से 4 साल में मुझे लग रहा है जो 57% है वो हम शायद 45 से 40% तक ला सकते हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा, बट अभी फिलहाल गवर्नमेंट का जो स्टेप्स लिया है वो अच्छा है, बट इट इज अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस। बिल्कुल। तो ये है अच्छा कदम सरकार की तरफ से, लेकिन इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगेगा, लेकिन देखना होगा, हमारी नज़र बनी रहेगी और क्या कुछ डेवलपमेंट होता है वो आपके सामने लाते रहेंगे। दीपेन जी, भाविक जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपना एनालिसिस करने के लिए दर्शकों के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। नमस्कार।